हम अभी चल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ऊपर हमने एक चीज़ सीख ली कि जब सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है, हमारे पास एक एक्सटेंशन वायर होना चाहिए, ठीक है। अब सीरीज़ बोर्ड जब आप बनाते हो तो सीरीज़ बोर्ड से बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, काफ़ी सारी, ठीक है। आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का चेक करने का बिल्कुल एक उसका मजमूआ जो होता है वो आ गया। इसी तरह फैन नहीं चल रहा तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपने ये चीज़ चेक करी, सिंपली मेन वायर सही था, इसका कंप्रेसर ऑन हो गया था आपकी एक्सटेंशन वायर के साथ, तो मज़ीद इसमें चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली इसको कार्ड को खोलें, कार्ड रिपेयरिंग के लिए ले जाएँ, कार्ड वापस लाएँ और लगा दें, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब फ़र्ज़ करें कि आपने कार्ड रिपेयर किया और लगा दिया, लेकिन क्लाइंट से हमेशा दो बातें किया करें कि हम जब एक काम कर रहे हैं तो इसके बाद जब एक चीज़ हल होगी तो दूसरी चीज़ बाद में पता चलती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये इस गलतफहमी में रहते हैं कि टेक्नीशियन ने हाथ लगाया तो ये मसला है, जबकि ये बिल्कुल एक रॉन्ग वे है, बिल्कुल गलत बात है। टेक्नीशियन वही चीज़ बना रहा होता है जो चीज़ उसको नज़र आती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद इसने हाथ लगाया, शायद इसलिए गैस लीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। सर्किट चेक करने का तरीका समझ आया? इसमें तो कोई अभी सवाल नहीं है ना? नो सर। आप फ़र्ज़ करें आपको कोई क्लाइंट बुलाता है और एसी स्टार्ट होता है, आपने जस्ट रिमोट से स्टार्ट किया, 3 मिनट के बाद आउटर ऑन हो गया, 3 मिनट के बाद। अब मसला आता है कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं कर रहा, कूलिंग क्यों नहीं कर रहा। अब इसको चेक करने के 2 से 3 तरीके आपके पास हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्लैम्प मीटर है तो आउटर की सप्लाई पे अगर गैप बना हुआ है तो एम्पेयर मीटर वहाँ लगा लें, नहीं तो इंडोर के पॉइंट पर अगर गैप बना हुआ है तो वहाँ लगा लें। न्यूट्रल या फेज में से एक तार के ऊपर एम्पेयर मीटर को आप एम्पेयर के ऊपर लगा दोगे, ठीक है। जैसे ही आप उसको लगा दोगे और आउटर चल रहा होगा तो आउटर के ऊपर उसके एम्पेयर आएंगे। फर्ज करें उसका आउटर ऑन हो जाता है, सर्किट ने लाइन दे दी है लेकिन कंप्रेसर नहीं चला है, यानी कंप्रेसर नहीं चला है, तो कंप्रेसर के जो एम्पेयर है वो नहीं आएंगे। अब कैसे पता चले कि कंप्रेसर कितने एम्पेयर का है और गैस में कितने एम्पेयर है? 1 टन का एसी 2-2.5 एम्पेयर लेता है कंप्रेसर के साथ, गैस के साथ 5-6 एम्पेयर पे आ जाएगा। तो जैसे ही आपने एम्पेयर मीटर लगाया वो ले रहा है 2.5 एम्पेयर, तो इसका मतलब इसका कंप्रेसर तो ऑन हो गया लेकिन खाली चल रहा है। क्या कर रहा है? कूलिंग इसीलिए नहीं बना रहा है क्योंकि खाली चल रहा है। चाहे कल रात को कूलिंग कर रहा हो लेकिन इस वक्त क्या कर रहा है, ये खाली चल रहा है। और खाली होने की वजह क्या है? गैस निकल गई, और गैस निकलने की वजह लीकेज। जब तक लीकेज नहीं होगा गैस आपकी सालों चला लो नहीं जाती, जब तक लीकेज ना आ जाए। तो एम्पेयर मीटर से ही आपको पता, आपको इंडोर खोल के चेक नहीं करना है, आपको आउटर खोल के चेक नहीं करना है, क्योंकि 100% इसमें गैस नहीं है। अब सिंपली मेंटेनेंस करने के लिए उस सिस्टम को उतारना पड़ेगा, उसकी सर्विस करनी पड़ेगी, उसके जहाँ जहाँ लीकेज बताना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो क्लाइंट को आप बता सकते हो कि यार लीकेज इसमें है, तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हो कि यार लीकेज है, इसको रिपेयर करना पड़ेगा, ये हमारे चार्जेस हैं, हम ये करेंगे। तो गैस लीकेज कैसे पता चल गया आपको? एम्पेयर मीटर के एम्पेयर लेने की वजह से, ठीक है। फर्ज करें एम्पेयर मीटर आपके पास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कई मकाम पे आप जा रहे हो किसी का एसी चेक करने और एम्पेयर मीटर नहीं है, तो क्या करें? तो हमारे पास दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारे पास लाइन और गेज होना चाहिए। जहाँ से हम गैस चार्ज कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, तो लाइन गेज जब आप वहाँ लगाओगे, अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है तो उसके गैस का प्रेशर वो दिखेगा, अगर आपके पास नन इन्वर्टर है तो उसका गैस का प्रेशर वो दिखेगा। नन इन्वर्टर के अंदर 60 to 50 प्रेशर जो है PSI होता है। तो जब आपको गेज के ऊपर 50 से 60 का प्रेशर नज़र आ रहा है तो इट्स मीन इसमें गैस है। कोल्ड कुछ और है कूलिंग का, यानी 50-60 का प्रेशर और कूलिंग नहीं हो रही तो इट्स मीन कि कहीं और प्रॉब्लम है। चौकी हो सकती है, सर्विस की रीज़न हो सकते हैं, सर्विस आपने इसी सही नहीं की, इसलिए कूलिंग नहीं कर रहा है। ये चीज़ें फिर होंगी क्योंकि गैस इसमें है, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट करें इन्वर्टर एयर कंडीशन, सेम प्रोसेस आपको करना है। आपने गेज पे चेक किया, इन्वर्टर 50-60 प्रेशर पे नहीं होता, 130 से लेके 150 के 508 वोल्ट। अब फर्ज करें कि इन्वर्टर एयर कंडीशन में आपने सेम एज इट इज चेक किया, यही प्रोसेस रखा, 130 से लेके 150 के आसपास गेज का प्रेशर होना चाहिए। अगर 100 नज़र आया, कूलिंग की वजह, कम की वजह यही था। अगर 100 नहीं था, इससे कम का प्रेशर नज़र आया तो ऑब्वियसली
किस वजह से गैस कम है इसमें, इस वजह से कूलिंग ये इसी वजह से कम कर रहा है। तो आपको समझ आ गई ये चीज़। थर्ड स्टेप, ना आपके पास गेज लाइन पड़ा है, ना आपके पास क्लैंप मीटर पड़ा है, इसके बाद भी आपको चेक करना है कि गैस का इशू है कि नहीं है। थर्ड स्टेप, इसको हम कहते हैं देसी स्टाइल। देसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप AC को ऑन करें, आउटर के ऊपर 2 पाइप लगे हुए होते हैं। एक पाइप को पुकारा जाता है सक्शन, जो उसको खींचने का काम करता है गैस को। एक को कहते हैं डिस्चार्ज, यानी बाहर फेंकना। तो प्रेशर फेंकने का काम और खींचने का काम 2 पाइप कर रहे होते हैं। इनके वॉल होते हैं, एक पाइप छोटा होता है, एक पाइप बड़ा होता है। छोटे पाइप के ऊपर अगर गैस कभी भी कम होगी तो आइस आ जाएगी। क्या आ जाएगा? यानी आधी गैस होगी, आधी से थोड़ी कम होगी, तो उस पाइप के ऊपर क्या नज़र आएगा? जब कभी आपको नज़र आ जाए, इट्स मीन आपको कुछ नहीं करना, देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको गैस कमी की वजह से कूलिंग नहीं है। देख के ही पता चल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और बाद वक्त हल्का ठंडा हो रहा होता है छोटा पाइप, ऑब्वियसली गैस नहीं है, यानी आधी से भी गई गैस, तो हल्का सा ठंडा हो रहा होता है। गैस है कि हल्की सी गैस होगी तो ठंडे हो रहे होंगे दोनों, फुल ठंडे हो जाएंगे, फुल ठंडे हो जाएंगे ना। और दोनों पाइप पे बाइस आ रही है। इट डजंट मीन कि ये भी गैस लीक है। इसके कई सारे रीज़न हैं। अगर आपका ये फैन अंदर रूम के अंदर ये स्लो चल रहा होगा या मिट्टी से भरा हुआ होगा, तो भी दोनों पाइपों पे क्या होगा? आइस आ जाएगी। तो उनके लिए आसानी है जो सुनते भी हैं कि जब भी आपको दोनों AC के दोनों पाइप पे आइस मिले, नज़र आ जाए, तो आप समझ जाना कि उसका या तो गंदगी से भरा हुआ है, फिल्टर भी साफ़ नहीं है, पूरा चोक हुआ हुआ है मिट्टी से, या फिर ब्लोअर की स्पीड जो है वो स्लो कम है। और ब्लोअर की स्पीड कम भी सर्विस की वजह से ही होती है। जब आप उसको डिसमेंटल करेंगे, सर्विस करेंगे, तो ये डबल आइस जो पाइप पर आ रही है, ये क्या हो जाएगी? ख़त्म। तो समझ में आया आइस की रीज़न। और गैस कैसे चेक करना है ये भी समझ आ गया। तीन स्टेप्स हैं। ये सर्विस और चोक का कैसे पता है? इसको सर्विस करना जरूरी है। दोनों पाइप पे आइस आ गई, इट मीन सर्विस मांग रहा है। और चोक एक अलग लेवल है, इसको भी चोक कहते हैं, लेकिन ये इंटरनल चोक नहीं है। इंटरनल चोक मीन आपका AC सर्विस हुआ हुआ है, या अब ये कारीगर समझते हैं। चलते हुए AC में कभी हमने ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन जिन AC को गैस चार्ज किया जाता है उनके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि जिस AC को आपने सर्विस प्रॉपर किया है, गैस प्रॉपर डाली है, लेकिन इसके बाद भी कूलिंग नहीं कर रहा, तो उसके अंदर इंटरनल चोकिंग है। क्या है? इंटरनल चोकिंग है। फिर उसको वॉश करना होता है, जैसे फ्रिज को हम करते हैं इसी तरह वॉश होता है। अगर इंटरनल चोकिंग नहीं थी तो आपका कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है, यानी कंप्रेसर में वो जान ही नहीं है कि गैस को मूव कर सके। जब जान नहीं होगी तो कूलिंग आपको क्यों देगा? आपको चोक लग रहा है, लेकिन वो चोक नहीं है, उसमें जान ही नहीं है। तो ये भी रीज़न एक हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। आपने AC को चलाया, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप किसी का भी AC चेक कर सकते हो। ये स्टेप समझ आए? ये समझ आ गए? मुश्किल तो नहीं हो रहा। गैस खत्म हो जाए तो दोनों पाइप पे आइस क्यों आएगी? आइस ही नहीं आएगी, आनी नहीं है ना, इसका वास्ता ही नहीं है। जब गैस नहीं है तो आइस का वास्ता ही नहीं है। अगर सर गैस फुल हो तो आइस नहीं आएगी, गैस ओवर हो जाएगी तो भी आइस आ जाएगी। हाँ, गैस अगर आपने ओवर कर दी, ज़्यादा डाल दी, तो भी आइस आ जाएगी और कंप्रेसर गर्म होके ट्रिप मारेगा, बंद हो जाएगा। एक वजह ये रहेगी। ठीक है, लेकिन वो चार्जिंग वार्जिंग के बाद की कहानी है। नॉर्मली जब आप इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो तो वो चार्जिंग तो नहीं है ना, वो तो चलता हुआ AC है ना आपके सामने। वो तो ऐसा केस है आपके सामने। वो तो चार्जिंग के बाद फिर एक टेक्नीशियन जिस तरह चेक करता है, आपको इस तरीके से चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर गैस नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठंडा आउटर पंखा चल रहा होगा, कंप्रेसर गर्म होकर बंद होता रहेगा बार बार, क्योंकि खाली चल रही, और बिल ज़्यादा इस वजह से लेता रहेगा। लोग समझते हैं कि यार अभी कूलिंग करेगा, अभी कूलिंग, बिल की तो रेट लगा देगा वो। ठीक है, और क्लैम मीटर का तरीका भी आ गया कि वो 2 एम्पेयर ले रहा होगा, और पूरी गैस होगी तो वो एम्पेयर कितने लेगा? 5। 1 टन का AC 5-6 के आसपास रहेगा। तो तुमको इससे भी पता चलेगा कि गैस 1.5 टन का 7-8 एम्पेयर ये आसपास रहेगा। ज़्यादा एम्पेयर नहीं लेता ना, ज़्यादा एम्पेयर नहीं लेता। अगर ज़्यादा एम्पेयर भी बार औकात होते हैं, लेकिन वो सही हो जाती है, ओवर नहीं होता। अब आ जाते हैं अपन एम्पेयर ज़्यादा। क्लाइंट ने फ़ोन किया, मेरा AC कूलिंग करते करते कूलिंग छोड़ दे। क्या सवाल हुआ? कूलिंग करता है, छोड़ देता है, मतलब ट्रिप होता रहता है, बार बार ट्रिप होता है। सवाल आया क्या? बार बार ट्रिप होता है, ऐसी सूरत में क्या है? अब क्लैम मीटर के बगैर आप नाकाम हो। क्लैम मीटर लगाया आपने, अब ये पॉइंट को नोट करना। जैसे ही क्लैम मीटर आप लोगों ने लगा दिया, ठीक है,
एसी जस्ट ऑन किया। अब कंप्रेसर ने एम्पेयर लेना शुरू किया, 5, 6, चलते चलते 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 एम्पेयर इंक्रीज हुए। जब एम्पेयर इंक्रीज हुए तो कंप्रेसर इतना लोड नहीं लेता, तो वो क्या करता है, एम्पेयर इंक्रीज की एक वजह होती है कैपेसिटर। क्या वजह होती है? कैपेसिटर इंक्रीज आगे होना, यानी 5 एम्पेयर पे चलने वाली मशीन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 पे गई, तो इट्स मीन ये एम्पेयर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब एम्पेयर इंक्रीज हो रहे होंगे किसी सिस्टम के, तो आप उसको क्या करो, कैपेसिटर चेंज करके चेक करो। उसके बाद भी अगर एम्पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो कंप्रेसर को खराब हो सकता है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा फॉल्ट देखा जाता है कि कंप्रेसर एम्पेयर इंक्रीज नहीं कर रहा होता, आपने कैपेसिटर लगा के रखा होता है, 5 एम्पेयर ले रहा है और 5 एम्पेयर पे ही वो ट्रिप हो गया, अब तो एम्पेयर इंक्रीज नहीं हुआ। तो ज़्यादा 90% हमने ये चीज़ें जब भी चेक की हैं तो वोल्टेज की वजह से, तो नॉर्मल चल रहा है, कैप्चर में वोल्ट तो नहीं है, उसको इंक्रीज तो करना नहीं है, लेकिन किसी एम्पेयर पे रहते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रिप करा देते हैं। तो वोल्टेज पूरे नहीं होंगे, फिर एम्पेयर मीटर से फ़ौरन के आउटर पे क्या एम्पेयर करंट आ रहा है, वोल्टेज क्या आ रहा है, वो भी चेक करो, और आपकी मेन पावर बोर्ड में सप्लाई क्या आ रही है वो भी चेक करो, और उसके घर में बाकी बोर्ड्स के ऊपर क्या लाइन आ रही है वो भी चेक करो, ताकि ये भी कंफर्म हो जाए। हमने ऐसा भी देखा है कि बाज़ कमरों के अंदर अलग वोल्ट होता है और जिस प्लग में एसी चल रहा होता है उसके वोल्टेज और ऐसा किसी की बात पे मत आना कि कस्टमर आपको कहता है मेरे 2 एसी तो चल रहे हैं, तो इस मुगालदे में रहना मत कभी। आप अपने से पूरे को चेक करना कि ट्रिप होने की वजह क्या है, रीज़न आपको ढूंढना है, ट्रिप होने की वजह क्या है। जब आप वोल्टेज चेक करोगे नहीं तो है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो बंद हुआ है, एम्पेयर लिया भी नहीं है, फिर भी बंद हो गया, तो ये किस वजह से बंद हुआ कल है, कल आएंगे। वोल्टेज सही प्रॉपर नहीं है, इस वजह से बंद हुआ। कोई सवाल हो? मेरे ख्याल से एसी स्प्लिट एसी चेक करना पूरा आ गया। आप तो खुद चेक कर लोगे ना, मैं एक से पूछूंगा ये बात, ठीक है, कल आएंगे। बंद करो।